आपसे बातचीत करवा रहे हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और रंगमंच की तमाम भूमिकाओं को निभाने वाले ज़हूर आलम जी से। आपको बता दें कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और उन्हें इस वर्ष यानी 2024 के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं। ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। आपका स्वागत है ज़हूर सर इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में। कैसा लग रहा है आपको? बात तो बहुत अच्छा लगने की है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है इसके बाद, क्योंकि राष्ट्रीय अवार्ड अकेडमी का मिलना, ये संगीत नाटक अकेडमी का मिलना, क्योंकि संस्कृति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। इसके बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी और ज्यादा काम करना पड़ेगा। जी, तो हम सब ने न केवल जो रंगमंच से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, बल्कि जो उन्हें देखते हैं और जो उनके बारे में थोड़ा भी रुचि रखते हैं, वो ज़हूर आलम नाम को जानते हैं, न केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। तो सर, आपके जीवन में नाटक की शुरुआत और नाटक के सफर में अलग अलग पड़ावों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से एक जानकारी हमारे श्रोताओं को आप देंगे? हाँ, मेरे घर में इस तरह का कुछ नहीं था, लेकिन बचपन से मैं जब बाजार में ही हम लोग रहते थे, मल्लिकाल बाजार, जयलालसा बाजार नैनीताल में, तो मेरा वही स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। वहाँ ऐसे खेलते खेलते हम लोग जाते थे। तो एक दिन मैंने देखा था, मुश्किल से 5-6 साल का, 6-7 साल का रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जी। तो मैंने देखा कि वहाँ एक कमरे में कुछ हो रहा है और एक बुजुर्ग बाल वाले, लंबे बाल वाले आदमी वो कुछ बता रहे हैं और कुछ लोग कुछ अभिनय जैसा है कुछ वो कर रहे हैं। तो मैं वो देखता था, रोज एक खिड़की से देखता था मैं वहाँ। और उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया जो बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे डर लगा, क्या कर रहे हो यहाँ पर, कहा। तो फिर मैं डर गया और नहीं गया। फिर गया, लेकिन मैं फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तुमको अच्छा लगता है ये सब जो हम कर रहे हैं उसको देखना? तो मैंने कहा जी मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, अंदर आकर के बैठो, बाहर से खिड़की से मत देखो। तो तब मुझे बाद में पता चला कि वो रामलीला जो यहाँ पर लाइट एंड शेडो रामलीला होती थी नैनीताल में, जो कि अल्मोड़ा में भी उदय शंकर करवाते थे। जी। वो फिर मालूम हुआ कि वो जो थे शख्स, वो बहुत बड़ी हस्ती थे और उदय शंकर के शिष्य थे टी.डी. सती जी, जो कि गीत और नाटक प्रभाग में प्रोड्यूसर रहे। तो वो करवा रहे थे रामलीला। बाद में हम लोगों ने रामलीला भी देखने गए यहाँ फ्लैट में, लाइट एंड शेडो रामलीला होती जी। तो तब से मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तो मैं तो यही करूंगा। बचपन की बात है ये। उसके बाद मैं CRST इंटर कॉलेज आया और वहाँ पर फिर हाउस कंपटीशन होता था हम लोग के यहाँ, उसमें मैंने भाग लेना शुरू किया। इंटरमीडिएट में जब मैं था, तो उससे पहले वो कुछ बंद हो गया था क्योंकि रिजल्ट वगैरह खराब हुआ था। मैंने फिर मुझे कल्चर सेक्रेटरी बनाया गया, तो मैंने कहा नाम के कितनी बनूंगा कल्चर सेक्रेटरी, अगर ये सब चीजें फिर से रिवाइव होंगी स्कूल में, और मेरी जिम्मेदारी है कि उसका अच्छे रिजल्ट आएंगे। और उस साल मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए। CRST का जो रिजल्ट था वो एक रिकॉर्ड था उस साल। किस वर्ष के दरमियान की बात होगी? ये 73-74 के आसपास की बात है। उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज गया। फिर वहाँ पर एक वो होती थी सांस्कृतिक परिषद, उसमें एक दिन उसका कार्यक्रम होता था जी। और उसमें एक नाटक कॉमेडी होता था, एक ट्रेजेडी होता था। मैंने दोनों में भाग लिया, लेकिन वो बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था कि वो वहाँ दिन में होता था और तमाम तरह का हल्ला गुल्ला शोर शराबा, नाटक में रुचि नहीं थी किसी को। तो उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि यहाँ का माहौल बनाना है। डी कॉलेज का, DSB कॉलेज जो है, कौन विश्वविद्यालय का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, DV पंजी थे उस समय, क्या नाम है ये, वाइस चांसलर। और उनसे मैंने बात की, फिर अध्यापकों से, गुरुजनों से बात की, यूनियन वाले जो थे वहाँ मैनपाल वगैरह, इन लोगों से बात की और तमाम पूरी टीम बनाई। मंच के लोग भी थे वहाँ पर उस वक्त, सारे मेरे दोस्त। वो फिर हम लोगों ने शुरू की वहाँ प्रतियोगिता। पहले साल फिर 2-3 नाटक हुए और जिस समय 81 में मैं पास आउट हुआ वहाँ से, तो 18 डिपार्टमेंट थे उस समय और 18 नाटक, और वो परंपरा जबरदस्त चली। और फिर तो बाजार के लोग भी वहाँ नाटक देखने आते थे, ये स्तर बन गया था। क्योंकि 1976 में युगमंच की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। और उससे पहले 1975 में अल्मोड़ा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे विद्वान, मोहन उप्रेती जी से लेकर विजय लाला से लेकर के वाइस चांसलर DV पंजी से लेकर के शेखर पाठक, गिरदा वगैरह, तमाम लोग वहाँ मीटिंग में थे। और उसमें ये था कि यहाँ की जो हम लोगों की लोक परंपराएं हैं, लोक गाथाएं हैं,
रंगमंच है और गीत है, संगीत है यहाँ का, तो उसके लिए एक मंच बनाया जाए और फिर से इन चीजों को रिवाइव किया जाए। और जितने भी सांस्कृतिक पक्ष के लोग हैं, चाहे रिमोट इलाके में हैं, गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं या नाटक करने वाले हैं, उनको एक मंच प्रदान किया जाए, उनके आर्थिकी के बारे में भी कुछ सोचा जाए। तो अल्मोड़ा में हुई ये मीटिंग, स्वाधीन प्रजा में उसका पूरा डिटेल छपी थी, वो गिरदा ने फिर मुझे दी, मेरे पास आज भी है वो। जी। उसके बाद ये तय हुआ कि 1976 में अगले साल यूनिवर्सिटी एक मीटिंग करेगी और यूनिवर्सिटी भी इसमें अपना रोल अदा करेगी। तो शेखर पाठक जी और हमारे गुरु जी चंद्रेश शास्त्री दीदी पंजी से मिलने के लिए गए कि सर वो मीटिंग करनी है क्या, वो क्या होगा उसका। और जो बात हुई थी, आप भी मौजूद थे अल्मोड़ा की मीटिंग में, तो कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो दीदी पंजी ने कहा तुम बड़े मौके से आए हो और ये वर्ष जो है 1976, ये जो पीएचडी कॉलेज है इसका रजत जयंती वर्ष है, तो सबसे बढ़िया ऐसा करते हैं कि इसमें हमने तमाम कार्यक्रम करने हैं, साइंस के, आर्ट्स के और तमाम तरह के, और सेमिनार वगैरह और ये सब चीजें करनी है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने हैं, तो उसमें क्यों ना एक बड़ा नाटक किया जाए और तुम लोग बड़ा नाटक करो। और उन्होंने भी नाटक भी कई सुझाए। वो तो साइंटिस्ट तो थे बहुत बड़े, माने हुए हिंदुस्तान के दीदी पंजी, लेकिन वो बहुत पढ़ाकू भी थे, लिटरेचर वगैरह, नाटक, हर चीज दुनिया का लिटरेचर पढ़ते थे। उन्होंने कई नाटक सजेस्ट किए। फिर शेखर दा ने यहाँ पर गीत और नाटक विभाग जो था, गिरदा भी थे वहाँ पर, और एक नाटक फिर डिसाइड हुआ अंधा युग, दीदी पंजी ने भी सजेस्ट किया था वो। गिरदा ने भी कई नाटक सुझाया। बंगाले खामोश है जो उनका गिरदा का लिख रहे थे उस समय, उस नाटक में थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन अंधा युग करने की बात हुई और फाइनली अंधा युग तैयार किया गया। और फिर वो नाटक 21 और 22 जून को जो है वो शैले हॉल में हुआ। तो तब ये हुआ कि वो यूनिवर्सिटी करा रही है, कॉलेज करा रहा है इस कार्यक्रम को, लेकिन इसको कौन संस्था कर रही है, तो तब युगमंच नाम रखा गया। और युगमंच जो नाम था अंधा युग से निकल करके जो ललित तिवारी बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं नैनीताल के हमारे साथी, उन्होंने सजेस्ट किया कि यार अंधा युग हम कर रहे हैं तो इससे युग लेते हैं और इसमें मंच जोड़ते हैं। तो ये एक्सेप्ट हुआ, युगमंच इस तरीके से बना और आज तक हम लोग युगमंच में तब से काम कर रहे हैं। गिरदा वगैरह, शेखर पाठक, कांता प्रसाद शाह जी और केसी पांडे जी और तमाम तमाम हमारे गुरुजन, वो सब के साथ करते हुए आज तक जो है ये 48 साल हो गए हैं युगमंच को, और 2 साल के बाद इसका 100 जयंती वर्ष है, तो बहुत काम करना है। जी, जिस वक्त आप नाटक नैनीताल में और कुमाऊं में शुरू कर रहे थे, वो समय था रेडियो का प्रचलन का और एक तरीके से टीवी समाज के बीच आ रहा था। उस दौर में और आज के दौर में जब सोशल नेटवर्किंग और आईटी ने तमाम मंच लोगों को दिए हैं, तो नाटक की उपयोगिता में कुछ अंतर आपको दिखता है? युवाओं का रुझान कितना उसके प्रति बदला है और क्या उसकी संभावनाएं हैं? इस पर एक वरिष्ठ रंगमंच निर्देशक की सलाह, राय हम जानना चाहते हैं। तो जब कैमरा आया तो लोगों ने कहा कि यार अब तो फोटोग्राफी होगी, अब जो पेंटिंग है या स्केचेज हैं या जो कुछ भी है शायद वो खत्म न हो जाए। जी। उसके बाद वो कभी खत्म नहीं हुई और बढ़ी। वो कैमरे ने अपना काम किया, फोटोग्राफी ने अपना काम किया और पेंटिंग ने बहुत और जबरदस्त आयाम। रेडियो था पहले, उसमें नाटक भी आते थे, गीत संगीत भी आता था, लेकिन आज भी वो चीजें कायम है बिल्कुल। टीवी के आने से रेडियो सरपास नहीं हुआ। रेडियो आप एफएम आ गया है और उससे भी आगे जाएगा। रेडियो की तो 24 बीच में देख रहा हूँ एफएम की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई जी, और उसमें तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और होते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। और टीवी का अपना महत्व है, टीवी भी बहुत बड़ा है और वो बढ़ेगा। फिल्में बहुत आगे बढ़ गई हैं, वो बढ़ेंगी। जहां तक थिएटर का सवाल है, तो ऐसा सोचा गया हो सकता है कि ये जो फिल्में आने से और तमाम तरह का टीवी आने से और तमाम तरह की चीजें आने से हो सकता है कि नाटक कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नाटक भी दुनिया में उतना ही पॉपुलर रहा है। पहले नाटक ही देखा जाता था इस जमाने में, फिल्म नहीं थी जब, तो उसके बाद नाटक भी खत्म तो नहीं हुआ और वो बढ़ता गया है और अभी भी बढ़ रहा है। और तमाम नए नए लोग, नए बच्चे बढ़ रहे हैं, तमाम वर्कशॉप लग रही हैं उसकी। हाँ, पहले जो था वो लोग अपनी कुछ तो प्रोफेशनल बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे, कुछ होते थे, वो करते थे, बड़े बड़े नाटक होते थे। छोटे शहर हैं जैसे अल्मोड़ा है, नैनीताल है, तो वहाँ उसको प्रोफेशनल नाटक की तरीके से करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको टिकट बेचना और बाकी करना। हालांकि पिथौरागढ़ वगैरह में और कई जगह देहरादून वगैरह में
इस तरह का हो रहा है जी। नाटक करने का वो। लेकिन अभी जो नया लोग जुड़ रहे हैं और शहरों में, वहां पर उनको पॉकेट मनी चाहिए। हम लोगों ने तो जैसे किया तो घर में तमाशा देखा, चंदा करके आपस में मिल करके चाय पीते थे हम लोग रिहर्सल के बाद, जी। दो की तीन या तीन की चार करके इस तरीके से। जी। तो आज वो जमाना नहीं है। आज पैसा बहुत बड़ी जरूरत है। अगर जो नया मास जुड़ रहा है, हालांकि जुड़ रहे हैं लगातार लोग, यहाँ नैनीताल में मैं देखता हूँ कि लगातार नए लोग आते हैं, लेकिन नाटक करने के बाद उनको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी चाहिए। इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है और सबसे ज्यादा हमारी सरकार को सोचने की जरूरत है इस समय। जब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के आंदोलन और तमाम राज्य की जनता की मांगों को सरकार के सामने रखने की, तो उसमें परफॉर्मिंग आर्ट के तमाम स्वरूपों ने बहुत बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, चाहे वो गीतों के तौर पर हो, चाहे वो नाटक के तौर पर हो, और युगमंच का नाम तो है ही। आजकल सोशल नेटवर्किंग में आपको पुरस्कृत किए जाने की खबरें सब अपने अपने अनुभव से लिख रहे हैं और तमाम फोटो वीडियो साझा कर रहे हैं। हमने ये सुना है कि बहुत सारे आज सिनेमा जगत में जो नाम कमा रहे हैं अपने अभिनय के क्षेत्र में, उन लोगों ने कहीं न कहीं शुरुआत युगमंच से की, आपके आश्रय से की, आपके निर्देशन में की। तो कुछ ऐसे नाम जो इस वक्त सिनेमा जगत में काम कर रहे हैं और आपके मार्फत बॉम्बे तक पहुंचे हैं, उनके कुछ नाम हम अपने श्रोताओं की तरफ से जानना चाहेंगे। हाँ, ये तो उत्तराखंड आंदोलन में तो जबरदस्त संस्कृति का रोल रहा है और चार्ज था सारा का सारा। और बल्कि एक तरीके से आंदोलन को, चाहे वो प्रभात फेरी के जरिए हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के जरिए हो, और चाहे वो गीतों के जरिए हो, इस तरीके से मशाल का काम किया है संस्कृति करने में। और आगे आगे चलते थे हर जुलूस के, हर सभा के जनगीत गाते हुए। तो ये तो बहुत बड़ा रोल रहा है। और आपका जहाँ तक ये सवाल है कि कौन कौन लोग ऐसे गए हैं, युगमंच से करीब 17-18 लोग तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गए हैं जी। 6-7 लोग पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गए हैं, FTII, BNA भारतीय नाटक अकेडमी में 6-7 बच्चे गए हैं हमारे यहाँ से, जिन्होंने अक्षर ज्ञान युगमंच से लिया है। और तमाम जितने भी संस्थाएं हो, चाहे वो मंडी का रेपट्री हो, चंडीगढ़ का डिपार्टमेंट है, वहाँ भी हमारे लोग गए हैं। और नैनीताल से जाने वाले, जब NSD खुला था तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे, जो जिनको हम नमन करते हैं, जिन्होंने एक नाम बनाया अपना, तो वो थे BM शाह। और जब ये NSD खुला था तो पहले बैच के ग्रेजुएट थे। उसके बाद वो राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के निदेशक भी बने, बहुत सारे नाटक वगैरह लिखे। और जहाँ तक युगमंच करने के बाद जो लोग गए हैं, तो सबसे पहला नाम है ललित तिवारी का, जिसने युगमंच को युगमंच नाम दिया था 1976-77 में। उसके बाद मीरा शाह गए, निर्मल पांडे गए, इदरीस मलिक गए, सुनीता अवस्थी गई, ईशान त्रिवेदी गए, विकास मेहरोत्रा गए, और सुनीता चंद गई, सुमन वैद्य गए, ज्ञान प्रकाश गए, हेमा बिष्ट गई। और अभी आखिर में जो गए हैं यहाँ से, हमारे यहाँ से, वो दाऊद हुसैन जी, वो गए हैं। अभी लखनऊ एकेडमी में निर्मला चंद्र के नाम की चर्चाएं हुई थी। हाँ, निर्मला जो है वो हम लोग साथ यहाँ नाटक करती थी नैनीताल में युगमंच में, और उसने फिर BNA किया। उसके बाद उसने FTI एक्टिंग कोर्स भी किया। उसने फिर बम्बई में भी काम किया, दिल्ली में भी काम किया। बड़ा गौरव का विषय है कि अभी वो जो BNA की रेपट्री है, जो रंगमंडल है, उसकी रेपट्री चीफ है वो वहाँ पर जी, और बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऐसे ही जो राष्ट्रीय हमारा नाट्य विद्यालय है, उसमें सुमन वैद्य हैं, जो युगमंच से ही गए हैं और NSD के ग्रेजुएट हैं। वो वहाँ पर जो ये प्रोडक्शन सेल और ये फेस्टिवल सेल है, जो ये इतना बड़ा भारंगम इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल कराती है, उसके हेड है सुमन वहाँ पर। तो इस तरह के तमाम लोग हैं। गोपाल तिवारी है, बॉम्बे में इतना काम कर रहा है, उसके पास फुर्सत नहीं है बिल्कुल। जी, सुनीता है, उसको बहुत काम कर रही है। ये तमाम जो नाम हैं, ये एक तरीके से प्रेरणा है उन श्रोताओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? मैं युवाओं से कहूंगा कि देखिए, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें, सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी वो बहुत जरूरी है। चाहे आप IAS बनना चाहें, चाहे PCS बनना चाहें, चाहे डॉक्टर बनना चाहें, और चाहे वो एक्टर बनना चाहें, या आप संगीत के क्षेत्र में जाना चाहें, आप नृत्य के क्षेत्र में जाना चाहें, आजकल बहुत एवेन्यूज खुले हैं। और सबके लिए जो काम कर रहा है, जिसने सीखा है मेहनत करके, वो निश्चित ही अपनी जो मंजिल है उसको पा रहा है, मंजिल से भी आगे जा रहे हैं। तो इसलिए पहले जरूरत ये है कि आप ट्रेनिंग लें,
चाहे वो नाटक की हो, चाहे गीत की, संगीत की, किसी भी चीज की, वो बहुत जरूरी है। उसमें आपको अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, उस विधा को सीखना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसमें जिस तरह की भी जहाँ जहाँ जो संस्थाएं हैं, संस्थान है, उनकी मदद ले सकते हैं। तमाम जगह सिखाने वाले लोग मौजूद हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता आगे जाने से लिए, चाहे वो मुंबई का सिनेमा जगत हो, चाहे एनएसडी हो, चाहे बीएनए हो। लेकिन उसके लिए यही जरूरी है कि आपके अंदर एक पैशन हो, पागलपन हो काम को करने के लिए, और बेसिक बात है कि ईमानदारी हो। और दूसरा क्या है कि मुझे कुछ अलग करना है, ये जज्बा होना चाहिए। जी जो एनएसडी जाने के लिए बच्चे बात करते थे, मैं उनसे पहले सवाल ये करता हूँ, क्यों जाना चाहिए? खाली एनएसडी की डिग्री लेने के लिए? तो वो तो नहीं है। अगर वहां तुम्हारे अंदर ये तमन्ना है कि मुझे हबीब तनवीर जैसा कुछ काम करना है, मुझे रतन थियम जैसा कुछ काम करना है, या मुझे ओमपुरी जैसा कुछ काम करना है, या उससे भी बेहतर करना है, तो जाओ। खाली डिग्री लेने के लिए कि एक मुझे डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद नौकरी मिल जाएगी या बॉम्बे में काम मिल जाएगा, तो इसके लिए जाना कोई मतलब नहीं है। अगर कोई जज्बा नहीं है करने का कि मुझे अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, ये बहुत जरूरी है मेरे समझ में, मुझे ये आता है। जी, तो ये सारगर्भित बातचीत हम उम्मीद करते हैं कि जिन भी श्रोताओं के कानों के मार्फत दिल तक जाएगी वो असर करेगी। एक बार फिर सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके रंगमंच को लेकर जितने भी ख्वाब हों वो सच हों, और रंगमंच एक बार फिर नैनीताल में नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं में, पूरे देश में एक नई अलख जगाए। इसी कामना के साथ इस बातचीत को विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।